हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर से हम अपनी तैयारी जो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब EMRS लाइब्रेरी 2023 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि आपका जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी, पहले पार्ट की और पहली यूनिट यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो हमने हिस्ट्री पढ़ ली थी और डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक तरह से, ये मान लीजिए इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन देखने के लिए इसलिए मिलता है और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि जो हमारे जो लाइब्रेरी होती है उसे किस तरह से फंडिंग मिलती है, कहाँ से कैसे पैसा आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी उसी प्रोफेशन में जाने वाले हो। तो सबसे पहला आता है रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। तो ये है आपका टॉपिक। सीधी सीधी बात है कि भैया UGC का क्या योगदान रहा है हमारे एकेडमिक लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए। भैया अगर आपका UGC ना होता आज, तो आज आप जितने एकेडमिक लाइब्रेरी को देख रहे हो, जितने भी क्या नाम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को देख रहे हो, स्कूल की लाइब्रेरी को देख रहे हो और कॉलेज की लाइब्रेरी को देख रहे हो, उनकी कोई भी महत्व नहीं होता और वो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे कहते हैं ना ठंडे बस्ते में चीज़ें पड़े होना और कहीं ना कहीं एक तरह से उसका पूरा यूज़ ना होना और कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी एक कमरे के तौर पर सिमट जाना वो हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं बहुत सारे कमीशन बनाए हैं, बहुत सारे क्या नाम एक तरह से आपको ग्रांट प्रदान करी है और कहीं ना कहीं बहुत सारी एक तरह से डोनेशन जो है वो प्रदान करी है। तो जाकर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बुक का, स्टडी का, रीजनल सेंटर लाइब्रेरी का, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जो बात आती है रोल ऑफ UGC, यानी कि UGC के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे आगे कि डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है UGC है क्या, यानी कि UGC हमारे जीवन में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कर क्या रही है, यानी कि UGC का क्या योगदान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। भैया UGC का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले कोई आपसे यही पूछने लगे कि भैया आप इतने बोल रहे हो, आपको UGC की फुल फॉर्म भी पता है, UGC है क्या ये पता है? तो कहानी शुरू होती है UGC से, यानी कि UGC है क्या। हम चलेंगे धीरे धीरे। तो UGC क्या है, सबसे पहले छोटी चीज़ लेके चलते हैं। UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, सबसे पहली कहानी ये आती है। अब ये जो है आई कब, यानी कि एक तरह से बनी कब? ये बनी 28 दिसंबर 1956 एंड 66। ठीक है, ये आ गया, दिल्ली में है ये, इसका संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें कोई नहीं करना, तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्या करता है, इस टाइम आया था। और ये जो था आपका UGC जो फर्स्ट एक तरह से फॉर्मेट हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1945 में, ये आपको पता होना चाहिए। और 3 जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी उस टाइम पे, एक इलाहाबाद, एक बनारस और एक दिल्ली, उसको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके पास, फिर आगे जाके बढ़ गई थी। तो यानी कि ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसके लिए हम एक तरह से उतावले हो रहे हैं कि UGC ने यानी कि ग्रोथ में एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या योगदान दिया है।
सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि योगदान क्या दिया है। आप एक चीज़ मान के चलो कि जो पूरी एक तरह से एजुकेशन सिस्टम को पूरे डेवलप करने का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूजीसी कर रहा है। भाई ग्रोथ किसी भी संस्थान की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान किसका है, यूजीसी का है। और यूजीसी ही क्या नाम बहुत सारे आपको चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अब उसी संस्थान में एक संस्थान है हमारा, कौन से नाम से, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को कोई भी पहले एक तरह से संस्थान के रूप में या फिर किसी रूप में माना नहीं जाता था, पर कहीं ना कहीं जब इसका महत्व देखा गया, इसको एक एजुकेशन के तौर पर देखा गया, तो इसका महत्व बढ़ा है। तो इसलिए लाइब्रेरी को डेवलपमेंट का ज़रिया कहा गया है। यानी कि लाइब्रेरी को एक तो डेवलपमेंट का ज़रिया कहा गया है और दूसरा डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले फिर आते हैं जो ग्रोथ ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी की में आता है। चलिए तो यहाँ से पढ़ना होगा आपको ग्रोथ ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। पहले पढ़ेंगे हम 90s का, फिर हम धीरे धीरे अपने यूजीसी वाले दौर पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ एकेडमिक्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये आ गया। तो ग्रोथ ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या आता है, सबसे पहले आती है द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं शताब्दी में जब यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट हो रहा था लाइब्रेरी का और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही थी, तो वहाँ पर क्या करा गया, एक डोनेशन का कार्य करा गया। डोनेशन का कार्य में क्या करा गया, और डोनेशन किस चीज़ का था, वो था आपका प्रेमचंद रॉयचंद डोनेशन। कितने का था, 2 लाख रुपए इन 1987 फॉर द बिल्डिंग ऑफ, यानी कि इसका जो एक तरह से प्रेमचंद रॉयल जो डोनेशन था वो 2 लाख रुपए का था। और वो क्या था, 1874 में लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ किसके लिए, बम्बई यूनिवर्सिटी के लिए। यानी कि एक तरह से आपकी बम्बई यूनिवर्सिटी के लिए जो था बिल्डिंग के लिए। फिर जब क्या करा, दैट विल बिल्ट इन 1878 में, फिर क्या करा गया एक तरह से, उसके बाद इसको रिनोवेशन किया। ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि ग्रोथ ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी में 19वीं शताब्दी में, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, इतनी क्या नाम भारी भरकम अंग्रेजी नहीं है हमारी, क्योंकि हम भी उससे 19वीं शताब्दी में, चलो हिंदी और इंग्लिश में लिख देते हैं। 19वीं शताब्दी में एक डेवलपमेंट का कार्य किया गया जो कि लाइब्रेरीज के लिए था। इसमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट का कार्य किया गया। और वो जो काम करा गया, कौन सी संस्था ने डोनेशन दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, PREM प्रेमचंद रॉयचंद donated ₹2 lakhs in 1874 for the library
लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ बम्बई यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप चाहे आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के भी हो, ये चीज़ ध्यान रखना कि नोट्स बनाना इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको ये आता है वर्ड 19वीं सेंचुरी, यानी कि 19 शताब्दी अभी आता है, 19 सेंचुरी आता है, तो 19 शताब्दी लिख दो या 19 सेंचुरी में, हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके तब बनाओ नोट्स। आपको मतलब ये लगेगा कि मैं घर की लैंग्वेज में या फिर एक तरह से अपने मज़े की लैंग्वेज में। भाई आपको बहुत सारे वर्ड डेवलपमेंट याद है, यूनिवर्सिटी की जगह ये वाला यूनिवर्सिटी याद है, विश्वविद्यालय की जगह यूनिवर्सिटी याद है, तो इस तरह लिखा करो जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई। फिर आपकी दूसरी कहानी लेके चलते हैं। दूसरी कहानी का मतलब ये है कि अब जो कलकत्ता लाइब्रेरी की बात है, कलकत्ता लाइब्रेरी को डोनेशन मिलता है 5,000 रुपये का, और वो क्या करती है, वो बुक परचेज करती है, बुक। यानी कि अब लिख लो एक तरह से, अगर पूछा जाए कभी, क्योंकि ये सारे आपके एकेडमिक लाइब्रेरी में ही आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक लेके चलूँ आपको सीधे सीधे एकेडमिक लाइब्रेरी का, बस वो बता दूँ। एकेडमिक लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में पता क्या पूछा जाता है, एकेडमिक लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में आपसे एक तो एस्टैब्लिश पूछा जाता है, थोड़े से कमीशन पूछे जाते हैं, और दूसरा तीसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि कौन कौन कि बच्चे को कौन सा कितने रकम देनी है और टीचर को कितनी रकम देनी है। बस वो वाला क्वेश्चन जो आपको देखा होगा वो इम्पोर्टेंट आता है। फिर आती है इसमें कमीशन आ जाते हैं, पर हम थोड़ा सा जितना एडवांसमेंट चल रहा है, क्या पता एडवांसमेंट में आपकी ये भी चीज़ पूछी जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी है इन आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंट, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंट चल रहे हैं अभी, हम आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी कि आपके जो 1947 के बाद की जो इंडिपेंडेंस है, यानी 1950 के बाद मान लो, तो उसके चीज़ें बाद में बताई जाएगी एक तरह से। अभी चलिए आगे चलते हैं, यानी कि अब आती है कलकत्ता लाइब्रेरी की बात, यानी कि कोलकाता। कोई कलकत्ता से अगर इस चीज़ को देख रहा हो तो मुझे एक चीज़ बताइए, कलकत्ता और कोलकाता में क्या अंतर है? के और सी जो है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है, कोई बता सकता है? के और सी जो है वो किस तरह से चेंज हुआ है, उसका क्या इतिहास है, कोई बता सकता है? कलकत्ता लाइब्रेरी यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या आया था, उसको रिसीव हुआ था, यानी कि उसको रिसीव हुआ था क्या, रिसीव RECVIV रिसीव्ड डोनेशन ऑफ 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000, और इसने क्या करा, परचेज फॉर बुक्स इन 1896। ठीक है, और किसके लिए परचेज करी, फ्रॉम जॉय किशन मुखर्जी एंड द लाइब्रेरी स्टार्टेड। ठीक है, ओनली इन 1873। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई, यानी कलकत्ता लाइब्रेरी पढ़ ली आपने और मुंबई लाइब्रेरी पढ़ ली। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे आ जाते हैं, अगर इस तरफ लेके चलें तो हम एक आ जाते हैं, अब आपके बाद इसके बाद कौन सा आएगी, मद्रास लाइब्रेरी, यानी कि मद्रास लाइब्रेरी। मद्रास लाइब्रेरी को क्या मिला भैया, मद्रास लाइब्रेरी यानी कि मद्रास लाइब्रेरी यानी कि उसने क्या करा, 25,619 रुपये, यानी कि उसको 25,619 रुपये मिले, और वो उसने भी यही काम करा, यानी इस्टेब्लिशमेंट किया और इसकी तरह की चीज़ें करी। ये लिखवाने की चीज़ नहीं है, वैसे छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि दो आपको मैंने बता दी और मैं आपको ये बता रहा। फिर आती है सारी की सारी कहानी, यानी कि चलते चलते यानी कि चेयरमैन हो गए, यूनिवर्सिटी कमीशन बन गया। यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना,
जो सर थॉमसन वाला जो कमीशन था, रिपोर्ट तैयार करी गई, वो 1902 था। और उसमें रिमार्क करा गया एक तरह से लाइब्रेरी को जो है, यूनिवर्सिटी हैज़ नो लाइब्रेरी, यानी कि यूनिवर्सिटी में नो लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी नहीं है। और लाहौर डज़ नॉट, है ना, ये जो आपका एक तरह से, जब आपको मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगे या फिर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, या तो मेरे से पूछो, या फिर आपको मैंने एक चीज़ कही थी कि इग्नू के, यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बिलीव के नोट्स निकाल लो, बिलीव के नोट्स रट के गिर दो, एक तरह से घोट के पी जाओ, क्योंकि उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के जो, यानी कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या करा गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिकमेंडेशन किया फंड का। अब फंड क्या था, मेड अवेलेबल बाय सेक्शनल, कितना था, 6.25 ऑफ टोटल बजट, यानी कि ये आप लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एक तरह से आपको इससे क्वेश्चन मिलता है। यूनिवर्सिटी, अब शॉर्ट में लिख दूंगा, आपको ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग आपको पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं। एजुकेशन कमीशन recommended that adequate fund should be made available by section 6.25% of the total budget, और ध्यान करना, एक मिनट रुकिए, और ₹40 पर student as the annual grant for the libraries। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो यानी कि आपका जो कमीशन था वो उसने क्या करा गया, पुअर बच्चों के लिए, एक तरह से याद कर लेना, जब आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी बनी 1948 और 1949 में, अंडर द चेयरमैन ऑफ किसके, एस राधाकृष्णन में क्या करा गया, एक तरह से उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी को गरीब बच्चे हैं उन्हें किताब प्रोवाइड नहीं हो रही और एक तरह से किताब उनको नहीं मिल रही, तो उन्होंने ये सब चीज़ें लेके आए, एक तरह से कमीशन में ये सब चीज़ें लेके आए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप चलते हैं सीधे के सीधे हम जो यूनिवर्सिटी की बात आती है, यूनिवर्सिटी की यूजीसी की जो पावर है, जो फंक्शंस है वो आती है, यानी कि सीधे सीधे वही है कि यूनिवर्सिटी की जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, उसमें क्या है। सबसे आपको बताया, जब राधाकृष्ण कमेटी आई थी, राधाकृष्ण कमेटी ने, उससे पहले जो 1919 वाली कमेटी थी या फिर एक तरह से जो कमेटी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, या फिर किया भी तो एक तरह से वो पूरा अप्रोप्रिएट नहीं था। फिर जब राधाकृष्ण कमेटी आई या फिर यूनिवर्सिटी जब इस्टेब्लिश हुई 1953 से लेकर और उसने 56 तक क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री में एक तरह से हायर एजुकेशन के लिए और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए कमीशन बनाए गए या फिर एक तरह से फंक्शनिंग करी गई, इस तरह ये चीज़ें हुई। जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर यूनिवर्सिटी को क्या करा गया, यूनिवर्सिटी को पावर दी गई। अब पावर दी गई तो उस टाइम पे क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए भाई, उस टाइम पे इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे, ये मान के चलो आज के टाइम पे 1000 समथिंग यूनिवर्सिटी होंगी, पर उस टाइम पे इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी और इतने कॉलेज नहीं थे, तो आपको ये इतना मतलब फ़ंड देने की या फिर इतने चीज़ों को डेवलप करने की चीज़ नहीं थी, क्योंकि बच्चे कम पढ़ते थे। बच्चे जो पढ़ते थे उनके लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी ने कहा गया, क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी ने ये वाली बात कह दी थी 6.25 वाली।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक कम ये चीज़ देख लेना इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। एक तो यूनिवर्सिटी की आपको मैंने बता दी यूजीसी बना कब, ये पूछा जाता है इसमें। दूसरा पूछा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हुआ था, कि राधा कृष्ण कमेटी बनी थी, यानी कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका चेयरमैन कौन था, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण एज द चेयरमैन हेड मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ, ठीक है, आइडेंटिकल बॉडी के लिए, यानी कि उन्होंने एक तरह से जो अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहे थे वो चीज़ें। और SR राधाकृष्ण जो कमेटी है वो आपको राधाकृष्ण कमेटी हो गई, ये कमेटी थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी क्योंकि एजुकेशन में तो हमें हर हालत में याद करनी पड़ती है ये कमेटी। फिर आते हैं सबसे बड़ी बात, अब आ जाते हैं मेजर कमेटी ऑफ जो एजुकेशन में और यूजीसी में काम आती है। सबसे पहले कमेटी में लिखवा देता हूँ, यानी कि मेजर कमीशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लिख लीजिए, इतना लंबा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी बात ये है, हमें तो क्या नाम समझना है, हमें कौन सा बुक छापनी है। तो ये है सबसे पहली कमेटी है लाइब्रेरी कमेटी 1957। दूसरी क्या है, रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस 1961। तीसरी कमेटी ये है आपकी एजुकेशन कमीशन 64 1964 एंड 66। चौथी कमेटी कौन सी है, एक मिनट, मेहरोता कमेटी 1958। फिर आती है पांचवी, आपकी आती है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी IFLA INFLIB नेट। ठीक है, ये आ गई। अब कौन सी बची, एक बची, हाँ पांचवी, छठी बची कैरिकुलम डेवलपमेंट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब आप खुद देख लो कि आपका साइंस कहाँ से आया, ठीक है, और ये कब आई थी, 1990 से 1933। ठीक है, जो हमें पढ़नी है वो मैं बताता हूँ आपको। हमें कौन कौन सी मेजरली, सबसे पहले एक तो लाइब्रेरी कमेटी पढ़नी है, जिसमें आपका एक तरह कौन सा आया था, सोल सॉफ्टवेयर आया था, जिसमें बात क्या गई थी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी एकेडमिक संस्थान के लिए लाइब्रेरी उसका दिल है, उसकी आत्मा है। यानी कि लाइब्रेरी क्या कहा गया था, किसी भी संस्थान का दिल और आत्मा कहा गया था। तो वो आपकी आई थी लाइब्रेरी कमीशन में, यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइब्रेरी कमीशन। ये सारे कमीशन पढ़ने हैं जिसमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की बात कही गई। तो यानी कि सबसे पहला आता है आपका लाइब्रेरी कमेटी, यानी कि लाइब्रेरी कमेटी कमीशन बोल रहा हूँ मैं, 1957 में क्या कहा गया था, सीधे एक तरह से यूजीसी बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट 1956। और ये किस में क्या गया था,
CD देशमुख, यानी कि CD देशमुख जो थे फर्स्ट एक तरह से चेयरमैन थे। उन्होंने क्या कहा गया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति के शरीर के समान है, और जो उसकी जो लाइब्रेरी है और जो उसके बच्चे हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके हाथों के समान है, और कहीं ना कहीं जो उसकी लाइब्रेरी है वो उसके दिल के समान है। यानी कि जो सबसे पहली कमेटी थी हमारी, इस्टेब्लिश कमेटी थी यूजीसी की, यूजीसी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, डॉक्टर CD देशमुख इट्स फर्स्ट फर्स्ट चेयरमैन वाइल्ड यानी कि एक तरह से उन्होंने क्या करा गया, उन्होंने कहा क्या, ये बात याद कर लेना, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू हो या फिर आगे कहीं बड़े लेवल पर आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई एक आदमी ने कह दिया, एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी उसने ये कह दिया कि जो व्यक्ति का जो दिल होता है, व्यक्ति का जो शरीर होता है वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी है, और जो उसके हाथ और जो पैर हैं वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो उसका सोल है और जो दिल है वो क्या है, एक तरह से सोल आत्मा है जो वो है एक लाइब्रेरी। यानी कि किसी भी जो संस्थान में अगर हम इसे लेके चलें डिफाइन लेके चलते हैं तो इसमें ये क्या कहा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी को क्या कहा गया है, यूनिवर्सिटी को क्या गया है, ह्यूमन बॉडी। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, उसके एडमिन एंड टीचर को क्या कहा गया, हेड, ठीक है, हेड एंड हैंड लिख लेना, हेड और हैंड। फिर आता है इसके बाद, यानी कि उसके स्टूडेंट को ये सब चीज़ें आ गई, यानी उसके स्टूडेंट को क्या कहा गया, उसके स्टूडेंट को एडमिन हो गया, टीचर हो गया, ये टीचर को क्या कहा गया, टीचर को क्या कहा है, सोल। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, लाइब्रेरी को कहा गया है दिल, यानी कि लाइब्रेरी को क्या कहा है, दिल, हार्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया। हमारे यहाँ जो कमेटी थी वो क्या, यानी कि एक तरह से आदमी के बारे में क्या क्या बातें कर रही हैं, एक लाइब्रेरी के बारे में क्या क्या बात कर रही है, और डिफ़ाइन भी किससे कर रही है, वो एक आदमी के शरीर से, यानी कि एक आदमी के शरीर से डिफ़ाइन कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। CD देशमुख वाली जो कमेटी थी, सारी सबसे पहली कमेटी लाइब्रेरी कमेटी के नाम से आपको पता होना चाहिए 1957 में। तो ये यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। फिर आते इस कमेटी ने क्या करा, इस कमेटी ने जब आगे चलकर, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो इसके बाद जो कमेटी, यानी कि इसी में कमेटी में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात जब आई थी, जो लाइब्रेरी ग्रांट की बात थी, और उसमें एक फार्मूला रखा गया था 15 रुपये पर स्टूडेंट और 200 रुपये रिसर्च स्कॉलर के लिए। जो बातें रखी गई थी वो क्या थी, वो इसी कमेटी में थी। यानी कि ये लिख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, वैसे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें जो कमेटी में था, क्या ना, कमेटी ने लाइब्रेरी ग्रांट को कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कैलकुलेटेड क्या किया गया था, अप्लाई फॉर द फार्मूला। और फार्मूला क्या था, वो था फार्मूला जो था बच्चों के लिए, ये सिर्फ आंकड़ा याद कर लेना, और ये एज इट इज़ पूछा जाता है 15%, यानी कि 15 रुपये पर स्टूडेंट एंड 200 रुपये पर स्टूडेंट, या फिर पर रिसर्च स्कॉलर मान के चलिए, रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, एंड टीचर इसी में लिख लिए। तो ये था फॉर्मूला, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इसमें कोई भी ख़ास चीज़ नहीं पूछी जाती। एक तो एक आपको सारा बता दिया, इसमें राधा कृष्ण ये सब कमेटी ये सब आगे थी। और एक चीज़ और,
इस टाइम पे यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए दिए गए थे, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो ग्रांट थी, यानी कि एक तरह से डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, और वो सबसे बड़ी कमेटी के तौर पर माना गया था। ठीक है, यहाँ तक देशमुख के, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उसमें जो राधाकृष्णन जो कमेटी थी उसके अदर मेंबर भी क्या थे, कौन थे, जैसे बी केशवन थे और ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद आती है आपकी रिव्यू कमेटी, यानी कि रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस 1961। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें आपकी जितने भी कोर्सेज़ हैं, यानी कि लाइब्रेरी के या फिर इससे जुड़े हुए कोर्सेज जितने भी हैं, कि एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, यानी कि 1960 में इन सब चीज़ों के बारे में रूल्स रेगुलेशन सब बनने से हो गए थे। पार्ट टाइम लाइब्रेरी स्कूल, यानी कि एक तरह से पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, वो तो स्कूल में लाइब्रेरी का जो एक तरह से टीचर हैं उनको सेटिस्फाई किया गया था, उनको रखा गया था। तो ये सब चीज़ें इस कमीशन में आई थी, यानी कि सभी। तो इसमें क्या था, सबसे पहली बात आई थी इस टाइम पर यूनिवर्सिटी को, इसमें लिख लीजिए, इसमें यूनिवर्सिटी में, यानी कि फ्यू यूनिवर्सिटी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी गिनी चुनी थी। यूनिवर्सिटी में कोर्सेज शुरू हो गए थे, कोर्सेज, और कौन से कोर्सेज शुरू हुए थे, सर्टिफिकेट, SCERT सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड डिग्री, क्योंकि मास्टर्स का दौर नहीं था, वो तो डिग्री थे। और कोर्सेज किसके ऊपर थे, लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के ऊपर कोर्सेज शुरू हो गए थे। फिर एक तरह से इस टाइम पर जो चीज़ थी, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर होते थे लाइब्रेरी के, नहीं, इस टाइम पे प्रोफेसर टाइप का कोर्स नहीं था। यानी कि प्रोफेसर, सबसे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से ही, कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि C लीव, D लीव, B लीव, और कौन सा कोर्स, हाँ, M लीव, M फिल, M फिल लिख देते हैं यहाँ, M फिल, PhD, ये जो कोर्स हैं, और इनके बारे में आपको मैं एक दिन जब रिवीजन टाइप करेंगे या फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। इनमें आपसे पूछा जाता है कि ये, सबसे पहली बात क्या पूछी जाती है कि ये कहाँ से हुए, यानी कि पहला कहाँ से हो। भाई आप ये बताओ, कुछ भी पहली चीज़ होगी तो उसके बारे में हर हालत में पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी ने C लीव पहले कराया था, कौन सा व्यक्ति था जिसने पहला C लीव प्राप्त किया था, कौन सा व्यक्ति था जिसने D लीव करा, कौन सा यूनिवर्सिटी ने D लीव कराया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में M लीव कराया, कौन सी यूनिवर्सिटी में B लीव कराया। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आया था, यानी कि इसमें जो स्टाफिंग की बात थी, रिकमेंडेशन की बात हुई थी, ये आपको सारा बता दिया। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, रिकमेंडेशन वाली, रिकमेंडेड स्टाफ स्टूडेंट रेशियो ऑफ 1:10 एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड मास्टर के, एंड 1.5 एट द मास्टर्स लेवल, MAST मास्टर्स लेवल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक कि आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ गई। अब आता है एजुकेशन कमेटी। एजुकेशन कमेटी ने भी कुछ खास नहीं कहा। एजुकेशन कमेटी ने वही बात कही, यानी कि घुमा फिरा के एक तरह से जो हमारे 6.25 वाली बात थी और कहीं ना कहीं 40 रुपये पर स्टूडेंट वाली बात थी, वो आ जाती है राधाकृष्ण कमेटी में। यानी कि अब आ जाती है एजुकेशन कमेटी। सारी एजुकेशन कमेटी लाइब्रेरी को क्या कहती है, यानी कि आपके एजुकेशन कमीशन 1964-66। बच्चा चलिए क्या ना, थोड़ा सा वो जो आपका वीडियो चल रही थी उसमें पॉज आ गया था, क्योंकि
टेक्निकल इशू की वजह से पता नहीं वीडियो रुक गई थी, कुछ हो गया था, तो अभी ठीक कराया गया। तो यह हम चल रहे थे अपनी एजुकेशन कमेटी के ऊपर, यानी कि एजुकेशन कमीशन के ऊपर, कमीशन। तो हमारा था 1964 से 66 वाले हम कमीशन के बारे में पढ़े थे। भाई इसमें क्या था, कमीशन के बारे में एक चीज़ कही गई थी भाई, उस टाइम पे तो आपको उससे पहले वाली कमीशन में पता लगा कि हैंड यानी कि एक यूनिवर्सिटी को क्या कहा गया है और एक आदमी को क्या गया है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी थी मैंने। फिर यहाँ पर कमीशन में ये बात आई थी कि कमीशन में एक जो नॉर्म्स ऐड करा गया था, वो क्या करा गया था, राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था 6.25 ऑफ टोटल एजुकेशन बजट, यानी कि 6.25 ऑफ टोटल एजुकेशन बजट का। और ये क्या गया था, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 40 रुपये पर स्टूडेंट का जो एनुअल ग्रांट है, और ये सब चीज़ें रखी गई थी। इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 2 पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ। राधाकृष्ण जो कमेटी थी आपको ये सब चीज़ें बताती है कि जो लाइब्रेरी की लोकेशन थी, लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करना था, लाइब्रेरी को सर्विस को जो डेवलप करना था, वो 1964 में हुआ था और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आप 2 चीज़ लिख लीजिए। अब लिख लीजिए राधा कृष्णा कमीशन। ये जो आप सोच रहे हो कि क्या नाम, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, भैया ये जो है कमीशन रिकमेंडेशन, ये जो है चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस तरह से पूछी जाती हैं कि आप ये सोचते हो ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये वो सब चीज़ें हैं। आपको पता होगा लाइब्रेरी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनकी बात ही अलग होती है, और बहुत सारे टीचर बस घास काटने के लिए पढ़ाते हैं। भैया ये आपको पता होना चाहिए। टीचर पहली बात तो मैं कोई भी टीचर को गलत नहीं कहूँगा, भैया हर टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, पर यह है कि बहुत सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन, जैसे आपका सिलेबस में जो चीज़ दे रखी है, अब इतने लंबा सा चीज़ें नहीं बताएंगे, वो आपको बता देंगे रोल ऑफ एजुकेशन और इसका एकेडमिक रोल क्या है, बस, ठीक है। और जो कुछ टीचर हैं वो आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, यानी कि जिससे आपको आगे तक के लिए दिक्कत ना हो। एजुकेशन बजट, BUDGET, बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के पूरे बजट का, एंड कॉलेज। इसलिए थोड़ी सी आज वीडियो भी लेट मिल सकती है आपको, क्योंकि दिक्कत क्या हुई, टेक्निकल इशू के पता नहीं कोई क्या हुआ क्या नहीं, पर वीडियो पॉज हो गई थी और टाइम लगा, फिर मैंने थोड़ा डिलीट करा, तब आपका ये चला है क्योंकि आपकी वीडियो और जो CTET वाले बच्चों की वीडियो है वो पड़ी रहती है, तो दिक्कत कर ही जाता है कभी कभी। ग्रांट फॉर द लाइब्रेरी, ठीक है, द कोठारी कमीशन ऑल्सो सजेस्ट, यानी कि उसने भी इस चीज़ को सजेस्ट किया, सजेस्ट मोटेनरी गाइडेंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट कर लेना ऐसे कैसी। अब दूसरी लाइन नोट करो, फिर आ जाता है एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्पेंड ईच ऑफ द, यानी कि ईच ईयर अबाउट 15 बोलो 25 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 300 रुपीज़ पर टीचर। ये लिख लीजिए, एज ए नॉर्म्स ए यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड, यानी कि उन्होंने खर्चा किया, ईच ईयर, यानी कि हर साल। आज एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था मैं, कमेंट बच्चे ने पता नहीं कहाँ से, जैसे आता रहता है ना आपका ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं लाइब्रेरी के, तो उसमें एक बच्चे ने कहा गया था, सर पता नहीं क्या उसने फ़नी वे में कह रखा था कि सर हम गधे हैं, हमें तो हिंदी में पढ़ा दो, पता नहीं इस तरह का कुछ कमेंट था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। पर ये बताओ भैया, आप गधे नहीं हो, ठीक है। गधा वो होता है जो क्या नाम बिल्कुल ही
बैल बुद्धि की तरह काम करता है। यानी गधे को गधा किस लिए यूज़ होता है? गधा होता है बोझ उठाने के लिए। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो बोझ उठाने के लिए तो आप गधे हो। अगर आप पढ़ने वाली कैटेगरी में हो तो आप, यानी कि चाहे आप हिंदी में पढ़ते हो चाहे इंग्लिश में पढ़ते हो, आप गधे नहीं हो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अपने आप को मैं कल भी कह रहा था, कल भी जब एजुकेशन की बात कर रहे, हम सीटेट की बात कर रहे थे, किसी की बात पर यकीन मत करो। यानी कि कोई भी आपको ये कहे कि इतने टाइम हो गए तेरी नौकरी नहीं लगी, फलाना नहीं लगी, ढिगड़ा नहीं लगी, उसे अपने एक भी, यानी मान लीजिए आपने KVS का पेपर देखा है, उसे KVS का पेपर देखे कहो कि सॉल्व कर इसे। जब वो कहे ना कि क्या ना मैं तो इस फील्ड का हूँ ही नहीं, या फिर इस तरह जिस फील्ड का उस पर ओल्ड पेपर, एक पेपर ओल्ड पेपर दे दो, सॉल्व कर। और जब ना सॉल्व कर पाए और उससे अकॉर्डिंग मार्क्स भी ना, यानी पासिंग मार्क्स भी ना लेकर आ पाए ना, तब उसे क्या ना, तब यह सही बताओ ना, कूट के रख देना उसे, कि जब तेरे नहीं आ सकते और तेरा क्या ना उस सब्जेक्ट का ओल्ड पेपर है तो उस पेपर को नहीं दे सकता, तो यहाँ के बकेती क्यों झाड़ रहा है? बहुत सारे रिश्तेदार आके कहते हैं कि क्या नाम इतना टाइम हो गया, नौकरी नहीं लगी, पढ़ना रहा है। तेरे बाप का खा रहे हैं हम, सीधे कहो कि तेरे बाप का खा रहे हैं, हमारे माँ बाप खिला रहे हैं, या नौकरी फ्री में बट रही है? नौकरी फ्री में नहीं बट रही भैया, तैयारी करनी पड़ेगी। जब रात दिन मेहनत करता है आदमी, कोई भी ये कह रहे हैं ना कि भाई ये लक साथ दे दिया, ये भाई लक साथ देता है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करता हूँ और कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ा भी है, तो उस चीज़ में है बिलीव। पर तो ये बात नहीं है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो। भैया जब एक स्टूडेंट आप ही हो, चाहे आप तो चलो लाइब्रेरी के हो, ठीक है, लाइब्रेरी के स्टूडेंट हो जो बीएड वाला है, या फिर मान लीजिए यूपीएससी का है, एसएससी का है बच्चा, वो जब रात दिन मेहनत करता है और क्या ना, फिर उसके बाद ये कहता है किस्मत अच्छी है भाई इसकी, तो एक बार में पास हो गया। भैया किस्मत अच्छी नहीं है, आप भी मेहनत करो, आप भी क्या ना अपने जो टाइम है उसे स्पेंड करो, अपने आप आपकी नौकरी लग जाएगी। जो भी बच्चा पास हो रहा है, मैं इतना मानता हूँ, जो भी बच्चा आज के टाइम पर भाई पैसे दे के पास होने वाली बात नहीं है, जो अपनी मेहनत से पास हो रहा है, जिसने पढ़ा है और वो पास हुआ है, तो उसने रात दिन मेहनत करी है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। दुनिया का काम है बकवास करना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि बकवास तो भैया फ्री फंड की क्या है, वही है, तो खाएगा भी तुम्हारा ही, ठीक है, और गाली भी तुम्हें ही देगा, और मैनिपुलेट भी तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को करेगा। यानी कि तुम्हारे घर आएगा रिश्तेदार, ठीक है, कोई भी, चाहे उसका लड़का घर में चोरी करता हो, चाहे उसका लड़का रोज़ पी के पड़ा रहता हो, पर आके तुम्हें यही कहेगा कि इतना टाइम हो गया, पढ़ नहीं रहे, जॉब नहीं लग रही, क्या करोगे, फलाना करोगे, ढिगड़ा करो। भैया अपने लड़के को देख ले, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जो इस तरह की बात कहे उसके मुंह पर उल्टा जवाब दो। और दूसरी बात, चलो कोई अगर मान लो कि थोड़ा सा आपके संस्कार इस तरह के नहीं है, संस्कार तो भाई किसी के भी इस तरह के नहीं है, हमारे यहाँ भी क्या नाम सब चीज़ें, पर जिस टाइम आप ये कह रहे इतने टाइम हो गया अपने लड़के को ये करा रहे हो, जिस टाइम माँ बाप की बात आ जाए फिर छोड़ो मत उसे, कि अगली बार आना ही भूल जाए, चाहे मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, ताई हो, कुछ भी हो, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि आपके तो, यानी आपके घर में होकर आपके माँ बाप को गाली दे रहा है इनडायरेक्टली आपके थ्रू, तो छोड़ो मत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है ये जो कमीशन आते हैं, इसमें एक और कमेटी आती है, मेरोथा कमेटी। इसमें क्या आया, अब इसमें जो आया 1983, ये कमेटी आपको पता होनी चाहिए सारी यूजीसी के। तो इसमें क्या किया गया था, इस कमेटी में एक तरह से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर वाली है, उसमें क्या करा गया था, पे स्केल, कैरियर अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल जितने भी चीज़ें थी, यानी कि लाइब्रेरी को एक प्रोफेशन के तौर पर, उनकी सैलरी बढ़ाने के तौर पर, लाइब्रेरी क्या था, लाइब्रेरी जो थी, लाइब्रेरी जो था एक क्लर्क के तौर पर था, देखा जाता था पहले। पर आज के टाइम पर आपको पता है लाइब्रेरी, जैसे हम स्कूल में देखते हैं टीजीटी लाइब्रेरी लिखा आता है कि नहीं आता, जैसे आप यूनिवर्सिटी में चल जाएगा तो प्रोफेसर इन लाइब्रेरी,
असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी, जूनियर लाइब्रेरी, सीनियर लाइब्रेरी, इस तरह के जो वर्ड मिलते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से मिले हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आए जो एमफिल पीएचडी की बात आई, वो भी यही इससे बात आती है, यानी कि क्वालिफिकेशन रिकमेंडेशन जो थी यहीं से आती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। अब आते हैं, हम आज चलते हैं कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी इन 1988। और इस टाइम पे बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो इसके होंगे भी। तो अब 1988 में क्या आया था, सीधी सीधी बात ये भैया, 1988 में एक प्लानिंग कमीशन के जो करा गया था, और उसमें क्या करा गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। याद कर लेना, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मॉडर्नाइजेशन, आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस मान लीजिए, कुछ भी है, सीधी भाषा में मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया था इस टाइम पर। और मॉडर्नाइजेशन किस तौर पर किया गया था, इंफॉर्मेशन फॉर द 7th, यानी कि इसमें लिख लीजिए फॉर द 7 5-year प्लान 1985 to 1990, इसमें ये करा गया था। अगर चेयरमैन, वैसे चेयरमैन पूछा नहीं जाता कि आपको फालतू की चीज़ें बताने, तो ये कमीशन, यानी कि इसके लिए कमीशन ये लिख लेना, बस आपको कुछ नहीं लिखना, ये लाइन लिखनी है, अंडरलाइन, जैसे ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से लिखे अंडरलाइन कर ली, और इसमें ये कमीशन के बारे में लिख देना। इस तरह से नोट्स बनाओ बस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपको पता है इसी टाइम पर आपके जो निस सेट आए थे, निस केयर आए थे, डिस नेट आए थे, इर नेट आए थे, कॉल नेट आए थे, डिल नेट आए थे, ये सारे इसी की देन है। ठीक है, यानी कि जो इस टाइम पे प्लानिंग जो करी गई थी, जो मॉडर्न, भैया आप ये बताओ, आपके घर में आज क्या नाम किस तरह का पंखा है? आप उठ के जाते हो, बटन दबाते हो, ठीक है, दबाते हो बटन और पंखा चल जाता है। ठीक है, आपका से 2 साल बाद या 3 साल बाद आपका जो बच्चा होगा, या फिर आप मॉडर्नाइजेशन में चले जाओगे, अपने घर को मॉडर्न करोगे, तो क्या करोगे, पंखे जो रिमोट वाला पंखा है वो लेके आओगे, एसी लेके आओगे, नहीं तो क्या हुआ इस टाइम पे जब मॉडर्नाइजेशन हुआ लाइब्रेरी का, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी इसमें। और इसमें क्या गया था, निस्सेट, निस्केयर, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूडिंग हो गई थी। मेनली तो यही पूछा जाता है जो आपका ये आया था। और एक चीज़ और लिख लिया, चलो इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यानी कि इस समय लाइब्रेरी, वैसे तो आपका सारा ऊपर वाला चीज़ लाइब्रेरी में सारे नेटवर्क जोड़े गए। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि ऑन द लाइब्रेरी। भैया करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो, वैसे तो पूछा नहीं जाता, ये आपको मैं बता रहा हूँ। करिकुलम डेवलपमेंट में सारी कमेटी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट में वही कहानी आएगी, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, यानी कि करिकुलम DEVLOPMENT डेवलपमेंट कमेटी TTE ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस SCI साइंस इन 1990 to 1993। अब इसमें क्या करा गया भैया, इसमें करा गया कि इसमें सबसे बड़ी बात आई थी सितंबर, लिख लीजिए सितंबर 1990 में करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, क्या करेगी थी CD, जिसे CDC कहा जाता है। और उसमें क्या कहा था, तो उसमें आया था कोर्स आपका BLIS,
इसमें आया था लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का कोर्स आया था और उसके रिकमेंडेशन यूजीसी को पैनल में भेजी गई थी। फिर इसका करिकुलम डेवलपमेंट करा गया, कोई यानी कि लाइब्रेरी पहले आपका LIS के नाम से जाना जाता है, याद कर लेना। LIS की फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, याद कर लेना। ये LIS के नाम से जाना जाता था। CDS यानी कि CDC ने क्या करा कि एक तरह से CDC ने सितंबर 1990 में CDC ने क्या करा, LIS को के बारे में रिकमेंडेशन दी UGC को। UGC ने क्या करा, वही मॉडर्नाइजेशन तो हो ही गया था। मॉडर्नाइजेशन के बाद ही ये सारे कमेटी के मेंबर मिलकर यानी कि डॉक्टर OP गुप्ता, ये सब चीज़ों के जो चेयरमैन थे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कहीं ना कहीं इसको डेवलपमेंट करने का काम करेगी। यानी कि आपका जो आज सिलेबस पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ते हो, CC पढ़ते हो, DDC पढ़ते हो, कैटलॉग कार्ड पढ़ते हो, और लाइब्रेरी थ्योरीज पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, ये क्या करा गया, ये यहीं से देन है। यानी कि यहीं से आपके जो सिलेबस पढ़ता है यहीं से आपका देन आता है। और सबसे पहले आपको जो रिकमेंडेशन करी गई थी वो करी गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी करी गई थी, और उनका नाम था डॉक्टर OP गुप्ता ऑन UGC। ठीक है, याद कर लेना OP गुप्ता। अब CDC यानी CDC क्या करा गया, CDC ने एक तरह से जो लाइब्रेरी के डिपार्टमेंट है उन्हें क्वेश्चनरी भेजी करिकुलम के लिए, सीरियस एक तरह से करिकुलम के लिए उनसे चीज़ें ली, क्या करिकुलम होना चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होनी शुरू हो गई। ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई। फिर इसी टाइम पर जो आपका इन्फ्लिमनेट है, यानी कि UGC ने इन्फ्लिमनेट को लॉन्च कर दिया था, और लॉन्च करने के बाद ये सब चीज़ें आ गई। यहाँ तक कमेटी का आ गया। अब आती है रस्तोगी कमेटी, यानी कि रस्तोगी कमेटी, और लिख लो RAS तोगी कमेटी 1997 to 98। अब इसका काम था, यानी कि UGC अपॉइंट करा था, एक तरह से UGC ने अपॉइंट कमेटी करी थी 1997 में। अंडर द चेयरमैन कौन था, चेयरमैन था RP रस्तोगी, यानी कि RP रस्तोगी, इसलिए रस्तोगी। भाई सीधी बात ये रखना, कभी भी जब आपको कमेटी का नाम पूछा है किसने कमेटी बनाई और उसमें पूछा है ना ये, तो याद कर लेना कि जिसका नाम शुरू हो रहा है, यानी जिस कमीशन यानी कमेटी के नाम से शुरू हो रहा है या कमीशन के नाम से शुरू हो रहा है, तो याद कर लेना उसी के नाम पर उसका वो होगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई थी। इसमें क्या करा गया था, जो टीचर थे, लाइब्रेरी थे, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, बिल्डिंग का था, यानी कि एकेडमिक स्टाफ था, उनको सबको एक तरह से पूरा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने एक तरह से स्केल और जो ये यानी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी, यानी कि जो एक तरह से MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या करा था, रिवाइज रिवाइज पे स्केल ऑफ टीचर ऑफ टीचर लाइब्रेरियन एंड फिज़िकली इंस्ट्रक्टर, यानी कि फिज़िकल इंस्ट्रक्टर भी लिख देता हूँ मैं। ये आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए किस किस की बड़ी फिज़िकल इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गई, यानी कि एक तरह से। और इसी के बाद यानी कि यहाँ से आते आते कहीं ना कहीं जो PhD MPhil जो स्टूडेंट है उनकी मांग बढ़ने लगी, लाइब्रेरी में PhD होने लगी, MPhil ज़्यादा होने लगी। जो रस्तोगी कमेटी थी, रस्तोगी कमेटी से पहले आपको मल्होत्रा कमेटी गई, हाँ मल्होत्रा कमेटी थी, वो उसने असिस्टेंट लाइब्रेरियंस की पेमेंट क्या कर दी, यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरी की पेमेंट 2200 यानी कि ₹2200 से इतना कर दी। भैया पहले इतनी तनख्वाह बहुत ही होती थी, तो यानी कि ये कर दी। फिर उसके 8 साल बाद यानी कि 8 साल की सर्विस कर दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अलग कर दिया, PhD होल्डर होना चाहिए, टाइम, यानी इतना सब कुछ
इसी सब चीज़ें कमेटी में ना पड़ेगा। फिर एक तरह से वो 62 वाला जो स्केल यानी 62 ईयर का रखा गया प्लानिंग। फिर धीरे 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 आगे आई थी पेमेंट फिक्स, यानी कि पेमेंट जो फिक्स की बात फिक्सेशन की बात आई थी वो आई थी। डिपार्टमेंट लाइब्रेरी की बात आई थी, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में जो ये सब चीज़ें थी वो आई थी। यानी कि धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं भविष्य सुधारने की बात आई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। फिर दोबारा उसी चीज़ को ऊपर लेकर चलते हैं। ये आई थी 1997 टू 1000, यानी कि 1000। इसमें क्या आया था, इसमें ये बात रखी गई थी कि जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन है, यानी कि सबसे पहले ही बात आई थी यानी कि जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता था। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने इग्नू में, यानी कि जो इग्नू की बात कही गई थी वहाँ पर एक तरह से ये कहा गया था कि भैया बी लीव एम लीव को एक तरह से ओपनली जो ओपन उसमें ही पढ़ाना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए। फिर LIS जो LIS एजुकेशन थी, यानी कि LIS एजुकेशन में क्या करा गया था, यानी कि LIS एजुकेशन को सजेस्ट किया गया था कि 2 ईयर का मास्टर डिग्री करिकुलम बनाओ। भैया यहाँ आप जो 1 साल का पढ़ते हो ना बी लीव एम लीव, यानी कि एम लीव जो था पहले 2 साल का रिकमेंडेशन था, यानी कि इंटीग्रेटेड करा गया था, इंटीग्रेटेड भी करा गया था, रिकमेंडेशन भी था। बी लीव एम लीव को एक फिर क्या करा गया, फिर आपको पता है कि एक तरह से फ्रीली 1 साल का 1 साल का आपको बी लीव और एम लीव मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी कहानी ख़त्म हो गई थी, यानी कि इसमें कुछ भी आगे की चीज़ नहीं। फिर आपको फिर अगर आपको ये समझना है, यानी कि लाइब्रेरी की जो कमीशन है UGC की, यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। फिर आती है जो UGC करती क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में क्या करती है, ये लिख लीजिए 1 मिनट। हाँ, UGC फॉर डेवलपमेंट DEV LOPMEI डेवलपमेंट एकेडमिक ACDMI एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी करती क्या है भैया, सीधे सीधे सबसे पहले आती है इस लिख लीजिए वेल लोन एजुकेशन EDU एक्सचेंजिंग प्रोग्राम 1951 to 61। फिर आती है बुक बैंक, ठीक है। फिर आता है स्टार रीजनिंग लाइब्रेरी सेंटर, स्टडी सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एरिया स्टडी सेंटर, कैरिकुलर डेवलपमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट, ये लिख लीजिए। कलेक्शन डेवलपमेंट DEVLOPMENT डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सारा आ जाता है। क्या नाम, लाइब्रेरी को कहा जाता है कि इस तरह से आपको डेवलपमेंट करना है। बुक लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी क्या आती है, डेवलपमेंट के एकेडमिक लाइब्रेरी। भैया बुक चाहिए, स्टडी सेंटर बनाने, रीजनल लाइब्रेरी सेंटर बनाने, ये सब चीज़ें आपको UGC ने कही गई हैं कि ये सब चीज़ें एक तरह से शेड्यूल के इम्पोर्टेंट स्कीम है, जिसमें बताई गई है कि ये सब चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में काम आएंगी। ठीक है, तो ये था आपका जो टॉपिक था छोटा सा, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिसिंग तो रही नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर समझ में आया दोबारा कमेंट कर दो, कि जिससे कमेंट आपके सारे कमेंट रहेंगे क्या होगा, फिर उससे आपका जो पता चल जाएगा। फिर एक दिन आपको सारी यानी कि पहले पार्ट का जो पहली यूनिट है उसका फिर दोबारा करा देंगे, जिससे जो छोटी चीज़ें हैं वो दोबारा हो जाएँ। ठीक है बच्चे, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।